नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार आज जमानत मिल गई। शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियों ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वो आरोपी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने उन्हें आज जमानत दी है। हरियाणा चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल को मिली जमानत के क्या सियासी मायने हैं, इस खबर का आज पूरा विश्लेषण करेंगे। एक और खास बात कि केजरीवाल को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के कामकाज के तरीके पर भी आज तल्ख टिप्पणियां की हैं और यही हमारी आज की सबसे बड़ी खबर भी है। इस खबर के 3 एंगलों पर आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। पहला, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो जुबानी जंग सुबह से चल रही है वो आपको दिखाएंगे। हरियाणा चुनावों में हरियाणा के लाल के नाम से जाना जाने वाले अरविंद केजरीवाल की एंट्री हो गई है। ये किसके लिए अब फायदेमंद होगी और किसके लिए नुकसानदायक, उस पर भी हम बात करेंगे। और सरकारी जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 10 या 11 साल बाद एक बार फिर तोते वाली टिप्पणी की है। वो क्या मामला है, उस पर भी आज विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके बाद आज की जो हमारी दूसरी बड़ी खबर है वो हिमाचल प्रदेश को लेकर है। अमूमन हिमाचल प्रदेश को शांत प्रदेश माना जाता है, खूबसूरत प्रदेश कहा जाता है, लेकिन इन दिनों वहाँ सांप्रदायिक मामलों को लेकर सियासत बहुत गर्म है। वो मामला मस्जिद को लेकर है। हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल खड़े हुए हैं। शिमला में मामला गरमाया हुआ था एक मस्जिद के अतिक्रमण को लेकर। अब वही मामला मंडी तक जा पहुंचा है। वो मंडी जो कि पहाड़ की काशी के नाम से जानी जाती है, वहां पर भी मामला गरमा गया है। तो एक मुद्दा एक जैसा, लेकिन 2 अलग अलग शहर से हिमाचल प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस खबर पर हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री भी लाइव जुड़ने वाले हैं। लेकिन जो पहली खबर हम केजरीवाल को आज हुई है, सशर्त जमानत मिली है, उस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। उस खबर पर पहले नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो ये, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल आज 177 दिन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। तिहाड़ जेल के बाहर आने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनके साथी मनीष सिसोदिया, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज, पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के अनेक सांसद जिनमें संजय सिंह और संदीप पाठक शामिल हैं समेत कई नेता मौजूद थे और हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जेल के बाहर मजमा जमाया हुआ था। अपने नेता का वो दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए वो भावुक हुए, उन्होंने कुछ बातें भी बोली, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को आज लड्डू खिलाए। रिहाई के बाद एक भावुक भाषण, छोटा ही सही लेकिन एक भावुक भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत बड़े बड़े संघर्षों को झेला है, ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, उस पर भी हम बात करेंगे। पहली बार जब वो बाहर निकले वो उन्होंने क्या बोला, वो सुनते हैं। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही
जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत माता की, भारत माता की। जब आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चाहने वाले, उनके समर्थकों में कोई हौसले में कमी नहीं दिखी। जब वो जेल गए थे करीब 6 महीने पहले, उस दिन भी मौसम दिल्ली में बहुत भारी था, उस वक्त भी बारिश और हवा चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए आज कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि वो सीएम पद पर भले ही बने रहें, लेकिन वो सीएम वाला कोई प्रशासनिक काम नहीं कर पाएंगे। यानी केजरीवाल तो रिहा हुए, पर सीएम अभी भी बंदिश में है। सशर्त मिली जमानतें की कुछ खास बातें आपके सामने रख देते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा पाएंगे अरविंद केजरीवाल, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे केजरीवाल, केस से जुड़ा कोई बयान नहीं दे पाएंगे केजरीवाल, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे केजरीवाल, जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे केजरीवाल। सर्वोच्च अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं और वो केजरीवाल की रिहाई पर पहले से ज्यादा आक्रामक रुख अपना चुकी है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत ने आईना दिखाया है, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं। जानकार भी कहते हैं कि रिहाई की शर्तों के कारण, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, उसके कारण केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। उन्हें सरकार चलाने में दिक्कतों का सामना आने वाले वक्त में भी करना पड़ सकता है, भले ही वो जेल से बाहर आ गए हों। इसके बावजूद केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी में लगातार जश्न मन रहा है। आप नेताओं ने कहा कि सत्य की जीत हुई है, केजरीवाल को गिरफ्तार करने में शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आज बीजेपी के मंसूबों पर पानी फिर गया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। और इन आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बेल तो दे दी, लेकिन उन्होंने ये पाया कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में लिप्त हैं, इसीलिए उनको ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय के जाने योग्य समझा गया और न ही किसी फाइल पर साइन करने के योग्य समझा गया। सुनते हैं बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया। जमानत मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है, और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, वो संलिप्त है और देर से देर उनको सजा इसमें मिलनी है। और जमानत मिलना कोर्ट का एक प्रोसीजर है। इससे पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं। ये लालू यादव, चारा घोटाले में इनको भी जमानत मिली थी, बाद में जेल में सजा काटनी पड़ी। तो जमानत मिलना अपवाद नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है, किसी भी अपराधी को मिलती है। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो बहुत गंभीर हैं। आज राजधानी में सियासी माहौल भरी बारिश के बावजूद भी बहुत गर्म रहा, बहुत उफान पे रहा। दोनों ही तरफ से आज दिन भर आरोप के बाण चलते रहे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी।
कोई जमानत पर ऐसे खुश था कि सभी आरोप जैसे इस बारिश में धुल गए हों, तो कोई सुप्रीम कोर्ट की शर्तों को आधार बनाकर अपनी जीत मना लेना चाह रहा था। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण यह पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के फैसले का कई विपक्षी नेताओं ने भी स्वागत किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरह से सरकारी एजेंसियों की पोल खोली जा रही है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। काफ़ी अच्छी बात है, बेल हुई है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जब देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों की जिस प्रकार से पोल खोली जा रही है कोर्ट द्वारा, ये भी गौर करने लायक है। जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली को भी कितना परेशान किया गया, उनके पूरे मंत्रिमंडल को परेशान किया गया। एक एक करके तमाम लोग बाहर आ रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया जी हो और अरविंद केजरीवाल जी हो। तो ये क्या हो रहा है देश में? क्या यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ खत्म हो गई है? जो सत्ता में आएंगे वो इस तरह से दूसरे जो भी, क्योंकि संविधान में दिया गया है हर पार्टी को यहाँ पर शासन वो कर उनकी सरकार आ सकती है। तो भाजपा चाहती है कि पूरे देश में सिर्फ भाजपा की सरकार रहे और कहीं नहीं रहे। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ये तानाशाही है और अब उनकी सच्चाई के कर सामने आ रही है। करीब 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, बीच में कुछ हफ्तों के लिए बाहर आए थे कैंपेन के लिए लोकसभा चुनाव में। लेकिन ये बड़ी बात है कि दो एजेंसियां शराब घोटाले में लिप्त होने को लेकर उन पर आरोप लगाती हैं, उनको गिरफ्तार करती हैं और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। क्या मतलब है इस पूरे घटनाक्रम का? इस पर आइए बात करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ हैं। एक तो मेरे सहयोगी शरद शर्मा जो लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं सुबह से, और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी मेरे साथ हैं। नीरजा जी, आपकी इजाज़त से मैं आता हूं आपके पास, शरद से क्विक अपडेट ले लेता हूं। शरद, अब मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल अब तक अपने घर पहुंच गए होंगे इस 1.5-2 घंटे में, जब से वो बाहर आए थे। हाँ, अब घर पहुंच गए हैं और अब ये इंतजार हो रहा है कि आगे का प्लान क्या है अरविंद केजरीवाल का। सुमित जी, आपको याद होगा कि पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान निकल के आए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे बयान बीजेपी के बारे में दिए थे जिससे जो है इस तरह की चर्चा शुरू हो गई, जिसकी वजह से आज भी ये कहा जाता है कि कहीं उस बयान ने नुकसान तो नहीं किया है। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ के बारे में उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव के बाद में योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। तो अब ये चर्चा चल रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जब जेल में खाली थे इस बार भी कुछ इस तरह का सोच के आए हैं। खैर, ऐसा सोचा हो ना सोचा हो सुमित जी, लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर तो अरविंद केजरीवाल फ्री हैं, वो हरियाणा में भी प्रचार कर सकते हैं, वो दिल्ली में भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो फ्री नहीं है। और उनको फ्री होना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अगले चुनाव की तैयारी कर सके। और ख़ास तौर से एक बड़ी स्कीम 1000 रुपये प्रति महिला को देने का जो उन्होंने वादा किया है, जो बड़ी चुनावी उनकी योजना है, वो कैसे वो लागू करेंगे जब तक कि उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। हमारी सोर्सेज से बात हुई है, वकीलों से बात हुई है आम आदमी पार्टी के लीगल सेल से, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें मॉडिफिकेशन की वो अपील फाइल करेंगे। तो फिलहाल अब इंतजार इसी बात का है कि अब आगे किस तरह से आम आदमी पार्टी सबसे पहले हरियाणा में किस तरह से कैंपेन करती हुई नजर आएगी। सुमित, एक और सवाल लगे हाथों में आपसे पूछ लेता हूँ। हरियाणा की आपने जिक्र कर दिया शरद, और वो ये कि हरियाणा में निशाने पर कांग्रेस पार्टी होगी कि नहीं होगी इंडिया ब्लॉक की साथी?
थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीच बचाव जैसा कुछ रहेगा, क्योंकि बिल्कुल खुलकर आ जाएंगे तो फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर समस्या हो जाएगी। और अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही है कि कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है, राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया है। तो ये मान सकते हैं अभी कि कुछ इस तरह के बयान दिए जाएंगे ताकि वो हमले भी कर दें और कुछ इस तरह का भी इशू ना बने कि आप इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं और एक दूसरे पर ही इतने तीखे हमले कर रहे हैं। मेरे साथ नीरजा जी भी हैं। नीरजा जी, जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का काडर, उनके कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, उनके नेता को जमानत मिली है, भले ही सशर्त मिली हो, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये कि ये कितना महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इस टाइमिंग को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, जब हरियाणा के चुनाव का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, विड्रॉल का, और अब 15 दिन का 17 दिन का कैंपेन है, उसी दिन अरविंद बाहर आते हैं और वहाँ मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखती हैं आप? देखिए, उनका जो रिहाई हुई है बेल पे, ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है, क्योंकि ये इशारा तो कर ही रहा है कि जो एजेंट्स, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा था ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, वो थोड़ा कम हो, थोड़ा क्या कम, उसको उस तरह से नहीं किया जाए, ये क्लियर मैसेज आया है। लेकिन जो उनपे कंडीशन लगाए हैं सीएम, उससे तो आधे सीएम बन गए हैं, लेकिन फुल स्केल पॉलिटिशियन होंगे। आपने जो बात की हरियाणा में, वो खुल के कैंपेन करेंगे, हरियाणा को बिलोंग करते हैं। हालांकि 2014 से जितने भी हरियाणा इलेक्शंस आम आदमी पार्टी लड़ी है, उसमें जमानत जब्त हुई है, एक्सेप्ट लोकसभा का जो हाल में इलेक्शन हुआ, जिसके साथ कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था, एक सीट पे लड़े थे और 4 असेंबली सेगमेंट्स में वो आगे थे। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन या बातचीत टूट जाना हरियाणा में, हो सकता है कांग्रेस को लगा हो कि हम अपने से ही जीत जाएंगे, एक तरफा हवा बह रही है। लेकिन अगर केजरीवाल की पार्टी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 हजार 3-3 हजार भी वोटें काटती है, तो उसका असर कई जगह तो हो ही सकता है जी। तो ये जो टाइमिंग की आप बात कर रहे हैं, टाइमिंग में इस समय उनका रिलीज होना और कूदना, जो कूदेंगे वो हरियाणा के इलेक्शन में, क्या वो कुछ जगहों पे भाजपा को मदद कर सकता है, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट काटेंगे। उसी तरह दिल्ली में होगा, 5 महीने बाद चुनाव है और मनीष सिसोदिया तो दिल्ली को तैयार करने में ऑलरेडी जुट गए हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं रोज अलग अलग जगहों पे। तो दिल्ली उनके लिए बहुत मायने रखता है। वहां भी अगर कांग्रेस के साथ नहीं होता जी गठबंधन, मैं तो सिसोदिया जहां जहां गए हैं वहां गई हूँ और देखा है, लोगों से बात किया है, तो लड़ाई इस समय भाजपा वर्सेस आप है, आपके प्रति सहानुभूति है। अगर केजरीवाल निकल आए, सिसोदिया निकल आए, संजय सिंह निकल आए, 5 महीने तक क्या सहानुभूति कायम रहेगी उस तरह से कि और मुद्दे आ जाएंगे? मैं इसी से और जुड़ा क्या एक कांग्रेस और का भी सवाल रिवाइवल होगा? दिल्ली के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दिल्ली के तमाम नेता, आज जब से खबर आई सुबह की इनको जमानत मिल गई है, दिल्ली बीजेपी के नेता बहुत एग्रेसिवली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए, रिएक्शंस देते हुए, इंटरव्यूज देते हुए सामने आए। इस तरह तमाम सांसद भी और तमाम दिल्ली प्रदेश के भाजपा के नेता भी। इसको आप कैसे देखती हैं? बीजेपी इसको जो शर्तें लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इसको अपनी जीत के तौर पर देखना चाहिए क्या? देखिए, दिल्ली बहुत मायने रखता है भाजपा के लिए। 7 सीटें लोकसभा में भाजपा जीत गई, जबकि गठबंधन था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा इलेक्शन में। लेकिन ये भी सही है, लोग बोलते हैं कि नेशनल लेवल पे एक तरफ, लोकल लेवल पे दूसरी तरफ। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, कांग्रेस इस समय रिवाइवल पाथ पे है, अपनी वजह से नहीं, पर जनता को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि कांग्रेस को रिवाइव करना पड़ेगा अगर भाजपा को टक्कर देनी है। तो कांग्रेस थोड़ा भी रिवाइव करना शुरू करती है दिल्ली में, तो भाजपा की ही वोट काटेगी। तो अगर अलायंस नहीं होता, जो कि राहुल गांधी चाहते थे हरियाणा में, पर क्या जी, नीरजा जी के साथ संपर्क टूट गया, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन इस बीच में बताना चाहूँगा दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी के सहयोगी अरविंद केजरीवाल की रिहाई से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन ना करते हुए हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। केजरीवाल की रिहाई से हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि मामला मल्टी कॉर्नर्ड हो गया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब जैसा मजबूत नहीं, हम सब जानते हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को अब सारी उम्मीदें
अरविंद केजरीवाल के करिश्मे से हैं। केजरीवाल मूलतः हरियाणा के ही रहने वाले हैं। हरियाणा में प्रचार का जिम्मा अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने संभाला हुआ था। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर वोटर के बीच में पेश किया है। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई, टाइमिंग और सियासी अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बलवंत जी जुड़ रहे हैं, जो कि हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम सबसे अधिक करीब से हरियाणा को समझते हैं, हरियाणवी लोगों की मानसिकता को समझते हैं। बलवंत अक्षक जी, शुक्रिया एडीटीवी से बात करने के लिए। आज का ये डेवलपमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? जब वो जेल से बाहर आए हैं, हरियाणा में नामांकन का आज आखिरी दिन था, पर्चे वापसी का दिन भी निकल गया, सिर्फ प्रचार का वक्त बचा हुआ है। आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में समझौता नहीं हुआ है, 5 कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। ये इस तमाम डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं अवस्थी साहब ये कहूंगा कि केजरीवाल साहब जब जेल में थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली हुई थी। उन्होंने हरियाणा के कई दौरे किए, कई जगह जनसभाएं की। केजरीवाल साहब को हरियाणा का बेटा, खुद को हरियाणा की बहू और केजरीवाल साहब को शेर की उपाधि दी उन्होंने। लेकिन अब तक जितनी बार हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, किसी को सफलता नहीं मिली, बल्कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के समझौते से इस तरह की संभावनाएं बनी थी कि कांग्रेस ठीक स्थिति में है और आम आदमी पार्टी 5-7 जितनी भी सीटों का समझौता करेगी, आम आदमी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहले 20 सीटों की डिमांड की, फिर 10 सीटों की की और कांग्रेस 5 से आगे नहीं बढ़ी। राहुल गांधी की इच्छा थी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता हो। इसी मुद्दे पर फिर अपने बाबरिया साहब कांग्रेस की तरफ से और राघव चड्ढा साहब आपकी तरफ से बातचीत हुई, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी। आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि अभी तक दोनों पार्टियों की तरफ से कोई तल्ख बयानबाजी नहीं आई है। केजरीवाल साहब अब बाहर आ गए, हो सकता है 16 तारीख तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच में अगर दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता होता है और कहाँ कौन कौन सी सीट मिलती है, तो वहां हो सकता है कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने के लिए कह दिया जाए। लेकिन ऐसी संभावना इसलिए नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार ये दोहरा चुके हैं कि हरियाणा में हमें किसी समझौते की जरूरत नहीं है, हम सभी सीटों पर मजबूत उम्मीदवार रखते हैं और सत्ता में आने की हमें पूर्ण उम्मीद है। तो आम आदमी पार्टी की तो तमाम कैंडिडेट की लिस्ट आपने देखी है तक्षक साहब, 90 के 90 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार को या कांग्रेस को? देखिए, मैं ये समझता हूं अवस्थी साहब कि केजरीवाल साहब हरियाणा में भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र से हैं, जाति से वैश्य समुदाय से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 सिटिंग विधायकों की जो टिकट काटी है वो तीनों ही वैश्य समुदाय से हैं। हो सकता है उनको ये लगता हो कि केजरीवाल साहब का इस चुनाव में गिरफ्तारी पर कोई सहानुभूति के वोट मिल सकते हैं जी। तो वैश्य समुदाय तो शहरों में रहता है, शहरी क्षेत्रों में अगर सहानुभूति का कोई वोट मिलेगा केजरीवाल साहब को, तो मैं समझता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ब्राह्मण समुदाय, पंजाबी समुदाय और वैश्य समुदाय में भाजपा की पैठ है। अब केजरीवाल साहब जब बाहर आ गए और हरियाणा में 15-20 दिन दौरे करेंगे तो देखेंगे उनका रुख क्या होता है। वो भाजपा पर तो हमला करेंगे, कांग्रेस पर हमला करते हैं या कांग्रेस का बचाव करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अभी तक आम आदमी पार्टी की स्थिति हरियाणा में मजबूत नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पार्टी मजबूत होती जा रही थी। बहुत से लोग आम आदमी पार्टी में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस का थोड़ा सा पलड़ा जब भारी लगने लगा तो पूर्व मंत्री निर्मल सिंह, जो कई बार चुनाव जीते हैं, 2 बार मंत्री रहे, उनकी बेटी चित्रा सरवारा जो अनिल विज साहब से थोड़े से वोटों से आ रहे थे, ये सब कांग्रेस में आ गए और आखिर में कुमारी शैलजा के वीटो की वजह से चित्रा सरवारा की टिकट कट गई है। निर्मल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय आम आदमी पार्टी के साथ कोई बड़ा चेहरा अगर कोई है तो राज्यसभा के सदस्य जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है, हरियाणा इकाई के अध्यक्ष, वही एक बड़े चेहरे हैं। बाकी पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह कुछ दिन पहले भाजपा से नाराज होके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट मिली। आपको ध्यान होगा अवस्थी साहब, छत्रपाल सिंह ने जब पहला चुनाव लड़ा तो उप प्रधानमंत्री रहते हुए चौधरी देवीलाल को उन्होंने शिकस्त दी थी और पहला चुनाव था उनका। इसके बाद फिर वो विधायक बने,
भाजपा में आए, लेकिन भाजपा ने 10 साल में उनको जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आम आदमी पार्टी में शामिल होके बरवाला से वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा वो भी है। जी लेकिन तक्षक सारा कुछ डिपेंड करेगा जी कि तक्षक साहब हरियाणा में दौरे करते वक्त मोटे क्या मोटे वो तक्षक साहब भाजपा मोटे को मोटे तौर पर बात करें जनरलाइज टर्म में, तो क्या मैं ये ठीक समझ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ज़्यादातर सीटों पर शहरी सीटों पर भाजपा का नुकसान करेगी, जैसा कि आपने कहा, तो ग्रामीण सीटों पर क्या वो कांग्रेस का नुकसान नहीं करेगी? जैसे फॉर एग्जांपल विनेश की सीट, जब विनेश यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठी हुई थी, पहलवान जब धरना दे रहे थे, तो आम आदमी पार्टी के नेता गए, उनसे मिलने गए, लेकिन वहां उनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट दे दिया उनकी सीट पर। मैं अवस्थी साहब आपको ये कहूंगा कि चुनाव जो है ना, भावनाओं से जीते जाते हैं, और विनेश फोगाट के साथ ना केवल हरियाणा बल्कि देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। विनेश फोगाट जुलाना में उसकी अपनी ससुराल है, जाट समुदाय से हैं, और उनके साथ जो जातियां हुई हैं वो सब लोगों ने देखी हैं। वो भले कुछ करने की स्थिति में ना हो, लेकिन जिस दिन मशीन का बटन दबाने की बात आएगी तो विनेश फोगाट को जो उसके साथ जाती हुई या जो ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल नहीं ला सकी, वो लोगों ने तो अपने मन से उनको गोल्ड मेडल दिया हुआ है। और कांग्रेस भी जानती है इस बात को कि विनेश फोगाट के प्रति लोगों की सहानुभूति है और वो चुनाव जीत सकती हैं, इसीलिए उनको पार्टी में शामिल भी किया। वो तो समझ में आता है, पर आम आदमी पार्टी की राजनीति पर क्या टिप्पणी करेंगे कि यहाँ तो प्रोटेस्ट में साथ थी, वहां उनके सामने कैंडिडेट दे दिया जुलाना में? मैं बता रहा हूँ, उम्मीदवार दे दिया, लेकिन चुनाव या तो हवा से जीते जाते हैं। 10 साल भाजपा की सरकार रही है, थोड़ा बहुत लोगों में नाराजगी भाजपा के प्रति होगी, और जुलाना एक ऐसी सीट है जहां से भाजपा ने कभी चुनाव अवस्थी साहब जीता नहीं है जी। वहां या तो चौधरी देवीलाल की पार्टी चुनाव जीतती रही है या फिर कांग्रेस के उम्मीदवार ठीक से लड़ते रहे। ज्यादातर उस सीट पर चौधरी देवीलाल की पार्टी ने उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन चूंकि 2 पार्टियां होगी, इनेलो अलग हो गया, जजपा अलग होगी, देवीलाल के परिवार की भी ताकत कमजोर हुई है, ऐसी सूरत में कांग्रेस ने विनेश फोगाट पर जो दाव खेला है वो मैं समझता हूँ दाव ठीक है। अब ये मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो किसको करते हैं। तो तक्षक जी, तो एक क्विक कमेंट चाहूंगा मैं। 5 पार्टियां हैं, कांग्रेस अलग लड़ रही है, भाजपा अलग है, जेजेपी और उसका गठबंधन है, आजाद समाज पार्टी का, आईएनएलडी और बीएसपी का समझौता है। आज तो गोपाल कांडा भी उस तरफ चले गए, जो खबरें आ रही हैं, और अब एक आम आदमी पार्टी है। तो इस 5 कोणीय मुकाबले में सबसे फिसड्डी पार्टी, सबसे कम सीटें किसको आएंगी? देखिए, सबसे कम सीटें मेरे ख्याल से जननायक जनता पार्टी, जो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में मिलकर चली है, उनके प्रति लोगों में, जाट समुदाय में नाराजगी है कि आपने भाजपा का समर्थन करके जो फैसला हमने दिया था उस फैसले को आपने उलट दिया। इस चुनाव में सबसे ज्यादा खामियाजा जननायक जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये कोई 5 कोणीय मुकाबला नहीं है अवस्थी साहब। हरियाणा में सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। उस लड़ाई को तिकोनी करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी लड़ाई सीधी है दोनों पार्टियों के बीच। शुक्रिया तक्षक साहब इस एनालिसिस के लिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। अब इसी स्टोरी के एक और पहलू पर बात करते हैं, जो कि तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी। जस्टिस भुइयां कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचके। उन्होंने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई को दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। सीबीआई को इस धारणा को दूर करना चाहिए। सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, सीबीआई एक्टिव होकर उनको गिरफ्तार कर लेती है। ऐसे में गिरफ्तारी के समय पर सवाल खड़े होते हैं। गिरफ्तारी की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। कानून का इस्तेमाल प्रताड़ित करने के लिए नहीं किया जा सकता। जब केजरीवाल ईडी केस में जमानत पर हैं, तो उन्हें जेल में रखना न्याय का मजाक होगा। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास सिंह साहब जुड़ेंगे। विकास सिंह जी, शुक्रिया, धन्यवाद। आज जो एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को जमानत दे दी, ये कहते हुए जमानत दे दी कि भाई हमेशा आपको बंद नहीं रखा जा सकता। हम ये सुप्रीम कोर्ट ने अतीत में टिप्पणियां भी की हैं।
उससे भी समझ में आता है कि भाई जेल जो है वो अपवाद है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए, एक तो जो बेल का जो कानून है ना, वो ये है कि बेल राइट है, एक्सेप्शन है जेल। और दूसरी बात कि ये अभी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में जो बेल का कंसिडरेशन होता है वो ये सिर्फ होता है कि फ्लाइट रिस्क है या नहीं, ट्रायल में पार्टिसिपेट करेंगे क्या या नहीं। बहुत सीरियस एलिगेशन अगर टेम्परिंग का हो तो वो एक रीजन हो सकता है मना करने का। लेकिन इस केस में तो 22 महीने से ये सीबीआई ने कुछ भी नहीं किया था, अरेस्ट भी नहीं किया था, कोई ऐसी पूछताछ वाली बात इसमें ऐसे भी नहीं है। सारा जो एविडेंस है डॉक्यूमेंट बेस्ड है, इसलिए कोई कहने को आप कह दो कि इंटरफेयर करेंगे, लेकिन इंटरफेरेंस का कोई स्कोप नहीं है, तो हर केस में प्रोसिक्यूशन कहता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो बेल इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बिकॉज इस तरह के मामले में अगर आपको याद होगा जो एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान जब आया था शुरू में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुरबख्श सिंह में कि ये पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जेल ले जाते हैं, इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल की आवश्यकता है। तो अगर ये रीजन था एंटीसिपेटरी बेल लाने का, ऐसे केसेस में एंटीसिपेटरी बेल ना देना ये बहुत ही गलत मेरे हिसाब से है। दूसरी बात जो उज्जवल भुइयां साहब ने कहा है वो तो बहुत ही सराहनीय बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि सीबीआई का जो मोटिव है अरेस्ट करने का, वो मोटिव भी सही नहीं लगता कि 22 महीने तक तो पूछताछ भी नहीं की, या पूछताछ की, अरेस्ट करने की बात नहीं की, और जब वो ईडी का कस्टडी उनका ईडी पे बेल मिल रहा था तो तुरंत उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया। तो इसलिए सिर्फ एक उनकी मंशा सिर्फ इनको जेल में रखने की थी, बनिस्बत की जेल कोई उनको अरेस्ट करने का कोई कानूनी कोई वो नहीं था, मतलब औचित्य नहीं था इसमें। इसलिए उज्जवल भुइया साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जो कंडीशन लगाई गई है वो इससे भी सहमत नहीं है, लेकिन जुडिशियल प्रोप्राइटी को देखते हुए उन्होंने कुछ अलग से टिप्पणी उसमें नहीं की है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही सराहनीय जजमेंट है और ऐसे जजेस की हमको सुप्रीम कोर्ट में बहुत आवश्यकता है। आप जस्टिस उज्जवल भुइया के बारे में बात कर रहे हैं विकास सिंह जी, उन्होंने एक और टिप्पणी किया जिसको मैं दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहता हूं, वो ये कि सीबीआई को इस तरह काम करना चाहिए कि सीबीआई को दोबारा से पिंजरे के तोते की छवि उसकी ना बने। सीबीआई के लिए जो ये कमेंट जस्टिस भुइया ने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीबीआई जो है ना, वो जब लाया गया था तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के लिए लाया गया था, क्योंकि ये एक आम फीलिंग थी कि जो ये लोकल पुलिस होती है उनके पास उतना टेक्निक नहीं होता है, उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स में वो इन्वेस्टिगेट कर सके। तो सीबीआई को इसीलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया कि कोई जो इम्पोर्टेंट क्राइम्स होंगे जहाँ पर कि जो डिफिकल्ट होते हैं नॉर्मल पुलिस के लिए प्रूव करना, उनको सीबीआई को सौंपा जाए। लेकिन जो अब एक्सपीरियंस है और जिस तरह से स्टेट्स अपना कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं, एक सवालिया निशान उठता है सीबीआई के फंक्शनिंग पे कि सीबीआई अगर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा तो एक एक करके सारे स्टेट्स अगर अपना कंसेंट खा लेंगे तो सीबीआई तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो एक तरह से जो उज्जवल भुइया साहब ने कहा है, जो पहले भी कहा गया कि सीबीआई को एक निष्पक्ष होना चाहिए, केज पैरेट नहीं होना चाहिए, उसका रीजन ये है कि अगर सीबीआई अपनी छवि को अगर लोगों और उसमें प्रोसिक्यूशन और जजेस के सामने अगर ठीक ना करेगा तो इस तरह के इनको एडवर्स ऑर्डर्स आते रहेंगे जो कि उनके छवि के लिए और उनको नुकसानदेह होगा। तो इसलिए बहुत ही सराहनीय जजमेंट है उनका, और मैं तो कहता हूं कि बहुत ही सीबीआई को इसमें सोच करना चाहिए कि किस तरह से अपनी छवि को ठीक करनी है। जी। शायद इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से बाहर निकालना शायद सबसे सही होगा, तब फिर सीबीआई एक निष्पक्ष तरीके से काम कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से अभी माहौल है वो लगता नहीं कि सीबीआई अभी अपने आप को री इन्वेंट कर पाएगी अभी के सिचुएशन में। मिस्टर सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, यह गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती है, हिरासत जारी नहीं रह सकती है
और आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया ये कमेंट कहीं ना कहीं सीबीआई के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। सीबीआई और ईडी जैसी संस्था को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे जो इनको छवि बनाने के लिए सबसे तो सिंपल तरीका ये होगा कि जैसे आज के दिन पॉलिटिशियंस पे केस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, पॉलिटिशियंस में होना भी चाहिए, और जिस तरह से करप्शन समाज में घुस गया है वो सब महकमे के लोग उसमें आने चाहिए जहाँ जहाँ करप्शन है। लेकिन अगर सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ सिर्फ और केसेस हो रही हैं और रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ नहीं हो रही है, तो एक सवालिया निशान उठता है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर चाइल्ड पॉस्को के एलिगेशन के बाद भी अगर अरेस्ट ना हो तो सवालिया निशान उठता है। तो इसलिए ये जो एक पुलिसिंग का जो एक वो है, जैसे बहुत से आप वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पे भी मोटर ऑफेंस भी लगता है, स्पीडिंग का ऑफेंस भी लगता है, उनको कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो वो एक हमारे जो पुलिसिंग इस कंट्री में है, उस पुलिसिंग में प्रोफेशनलिज्म आना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेट का कंट्रोल जो है वो पुलिसिंग पे कम से कम हो। जैसे कि प्रकाश सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पुलिसिंग है उसको सरकार से या जो महकमा है जो सत्ता में है उसके चुंगल से बाहर निकालेंगे, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करेंगे। तो ये जो है बहुत लंबा सफर है, और ये एक जजमेंट ऐसा है जो कि इनको जरूर इसमें टिप्पणी करनी होगी, सोचना होगा कि कहाँ ये गलती कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी का फोन टैप करके अगर कोई ऑफेंस के बारे में पता करते हैं, तो ये फोन टैपिंग हर का होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, रूलिंग पार्टी में हो तो भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, आम आदमी जानता है कि फंड कलेक्शन तो देखो हर पॉलिटिकल पार्टी करता है, और इस केस में जो इल्जाम है वो फंड इलेक्शन के लिए ही कलेक्ट किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए इस देश में। लेकिन अगर हो रहा है हर पार्टी के द्वारा, तो सिर्फ अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज को ही पकड़ा जाए और रूलिंग पार्टी फंड कलेक्ट करे, उस पर कोई सवालिया निशान भी ना उठे या कोई उस तरफ देखे भी ना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इनके निष्पक्ष उस पर सवाल उठता है जी। इसलिए ये सारी बातें इनको सोचनी पड़ेंगी, और अगर इसमें ठोस कदम आगे उठाएंगे तो मेरे को लगता है कुछ अपनी छवि बनाने में वो अपना कुछ सफल हो सकते हैं। जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ विकास सिंह जी की कुल मिलाकर न्याय तो करना ही चाहिए, लेकिन न्याय करते हुए दिखना भी चाहिए इन एजेंसियों को। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विकास सिंह, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट। धन्यवाद NDTV के साथ जुड़ने के लिए। खबरों की खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे जो कुछ शिमला में हो रहा था वहां पर अब शांति आ रही है, तो वही आग अब मंडी तक पहुंच गई है। ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए मस्जिद विवाद की आग अब पड़ोसी शहर मंडी तक पहुंच गई है। मंडी में भी अवैध मस्जिद को आज जबरदस्त लेकर बवाल हुआ। मंडी के जेल रोड पर बनी मस्जिद के बाहर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि यह मस्जिद अवैध है और इसे तुरंत तोड़ा जाए। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए मंडी में तनाव है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसे ही प्रदर्शनकारी मस्जिद के नजदीक पहुंचे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें खदेड़ दिया। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी के साथ बाहर के लोग भी प्रदर्शन के लिए आ गए थे, इसीलिए माहौल उग्र हो गया था। लोगों को समझाया गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनसे बचना चाहिए। मुस्लिम समुदाय इस मामले में पुलिस प्रशासन की मदद भी कर रहा है। अब आपको ये समझना चाहिए कि पूरा मामला है क्या और क्यों ये विवाद खड़ा हुआ है। मंडी में भी मस्जिद पर बवाल हुआ है। 30 साल पहले ये मस्जिद बनी थी। 3 मंजिलों की ये मस्जिद है, जिसमें से 2 मंजिलें अवैध तौर पर बनाई गई, ये आरोप है। 232 वर्ग मीटर में ये मस्जिद बनी है। कहा जाता है कि इजाज़त सिर्फ 45 वर्ग मीटर की थी। 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी,
ये नगर निगम ने कहा है। अवैध हिस्सा खुद तोड़ दें तो बेहतर है, हम फिर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भी नगर निगम ने नोटिस देकर मस्जिद कमेटी को कहा है। तो मामला कुछ दिनों से मंडी ज़िले में सोशल मीडिया पे और मीडिया के तहत हाईलाइट हो रहा है। उनसे संबंधित ही कुछ पॉइंट्स आज प्रदर्शन करते हुए मंडी ज़िले से और बाहर से ज़िले के बाहर से लोग आए थे और अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे थे। सिक्योरिटी व्यवस्था है, कोई भी प्रवासी आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गौर करने का विषय है। और साथ में जो ये मस्जिद जेल रोड पे बना उसके बारे में उनका कहना था कि इस पे एक्शन लिया जाए। उनको फैक्ट्स के बारे में अवगत कराया गया क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से फैलाए जा रहे थे। भी एक अवैध निर्माण की बात आई है जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है, कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम कर ही रहा है। और क्यों शिमला से लेकर मंडी तक ये आग लगी हुई है हिमाचल प्रदेश में, मेरे सहयोगी वीडी शर्मा ने ये रिपोर्ट हमको शिमला से भेजी है। हिमाचल प्रदेश में शिमला के बाद अब मंडी में भी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विवाद चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अब वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं, हालांकि पिछले कल एक दीवार गिराई गई थी, लेकिन अब लोगों ने आज प्रदर्शन वहाँ किया है, हिंदू समुदाय के लोगों ने, और वो ये कह रहे हैं कि पूरी मस्जिद को गिराया जाए। हालांकि आज मंडी नगर निगम कमिश्नर के कोर्ट में पेशी भी थी, इसको लेकर हियरिंग थी, उसमें फैसला ये दिया है उन्होंने कि अगले 30 दिनों के भीतर इसको जो मस्जिद कमेटी है वो गिराए, अन्यथा हम जो है हमें आदेश करने पड़ेगी, इसको कोई फैसला लेना पड़ेगा। तो हालांकि इसमें ये अंतरिम आदेश है, फाइनल आदेश नहीं है। ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि अभी जो है 30 दिन के भीतर अपील भी हो सकती है, लेकिन विवाद हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है अब शिमला के बाद मंडी का रुख कर गया है। और ऐसे ही कई तरह की और भी जो है हिमाचल प्रदेश में इस तरह के छुट-पुट ऐसे अवैध मस्जिदों के कब्जे और कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में है और सुर्खियाँ इसलिए बटोर रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं हिमाचल प्रदेश में, हालांकि ये भी जो विवाद है ये तब तूल पकड़ा है जब शिमला में विवाद हुआ। शिमला में जो है मस्जिद का विवाद, उससे पहले मारपीट हुई मुस्लिम युवक और एक हिंदू युवक के बीच, वहाँ से संजौली गया, संजौली से अब मंडी का रुख कर गया। तो इस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जो है मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि ये सारे जो विवाद है ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े के और इलीगल कंस्ट्रक्शन के है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे सहयोगी वीडी शर्मा बोल रहे थे अपनी इस रिपोर्ट में कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं है। हमको याद रहना चाहिए हिमाचल प्रदेश में महज कुछ फीसदी 2 या 3% मुस्लिम आबादी है, तो ये कह देना कि हिंदू मुस्लिम तनाव है, आबादी वहाँ कोई सांप्रदायिक स्थिति है, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर हिंदू समुदाय के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम मस्जिद में, चाहे वो शिमला की हो या फिर मंडी की हो, उन्होंने उनके जो परमिशन दी गई थी उससे ज़्यादा इलाके पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जो कि अवैध है, जो कि अतिक्रमित है, उसको हटाना चाहिए, उसको वहाँ से तोड़ना चाहिए। यही मांग शिमला में की गई और यही मांग अब मंडी में की गई है। शिमला में भी मुस्लिम कम्युनिटी सामने आई और कहा कि हम तोड़ना शुरू कर देते हैं अपने लिहाज से ही, ताकि शांति बन जाए। और यही बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय मंडी में आगे आकर खुद अतिक्रमित की हुई हिस्से को तोड़ देता है, हटा देता है, तो वो माहौल में सौहार्द ले आएगा। और वही कोशिश में सरकार और प्रशासन लगा हुआ है। अब एक बहुत ही दिलचस्प खबर, भारत में बहुत जल्दी बारिश बहुत हद तक वैज्ञानिकों के कंट्रोल में होगी। वैज्ञानिक मौसम की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे और क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश भी
हो पाएगी। भारतीय मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 5 साल में वो इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की बारिश को वो नियंत्रण में कर सकें। इसका साफ तौर पे अब ये मतलब है कि अगर कहीं बारिश कराना है तो वैज्ञानिक करा सकते हैं, अगर कहीं बारिश हो रही है तो उसको कम भी कर सकते हैं और उसे रोक भी सकते हैं। कुल मिलाकर साफ तौर पे ये है कि अब आर्टिफिशियल वेदर मॉडिफिकेशंस जो है संभव हो जाएगा। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि न सिर्फ बारिश के साथ ऐसा होगा बल्कि बिजली और जो ओलावृष्टि की बारिश है उसको भी नियंत्रण में कर सकेंगे। वो इसके अलावा ये भी चाहते हैं कि भविष्य में वो सटीक मौसम की भविष्यवाणी कर सकें, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री के जो सचिव हैं एम रविचंद्रन, उनका कहना है कि ये तैयारी चल रही है कि बारिश को रोका जा सके और नियंत्रण में किया जा सके। इसके अलावा बारिश जहां नहीं हो रही है उसको भी किया जा सके, उसको लेकर एक इनिशियल तौर पर एक जो है प्रशिक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि लैब में एक आर्टिफिशियल तौर पे क्लाउड चैम्बर बनाया जाएगा और 18 महीने तक पूरी प्रक्रिया होगी जहां पर ये पूरी टेस्टिंग होगी। यानी भारत को वो चाहते हैं कि अब जो है भारत है वो एक क्लाइमेट स्मार्ट तौर पे कहा जाए और इसके लिए वो जो है एक एप्लीकेशन बना रहे हैं चैट जीपीटी की तरफ, जिसका नाम है मौसम जीपीटी। इसमें सारी जानकारियां होंगी जिसमें न सिर्फ लिखित तौर पे बल्कि ऑडियो तौर पे भी उसमें सारी जानकारी होगी। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो सरकार के मिशन मौसम का हिस्सा है और उसकी तहत ही ये पूरी प्रक्रिया हो रही है। मौसम विभाग के पास एक हथियार आने वाला है कि बटन दबाओ बारिश हो जाएगी, बटन दबाओ तो बारिश बंद हो जाएगी। इसी दिलचस्प खबर के साथ आज खबरों की खबर मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।